Hello everyone, this is Monalisha. Welcome to our channel. In today's class, we'll discuss about example 12.1 to 12.6 of electricity, which is the chapter number 12 of your NCERT textbook. तो शुरू करते हैं example 12.1 से, which says that a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. तो पहले क्या बोला गया है, 0.5 एम्पियर का करंट ड्रॉन हो रहा है. कहाँ से? एक बल्ब से और बल्ब के फिलामेंट से, राइट. ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब जहाँ से 0.5 एम्पियर का करंट ड्रॉन हो रहा है. कितने टाइम के लिए? फॉर 10 मिनट्स एज पर आवर क्वेश्चन, राइट. तो पूछा क्या गया है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट. तो ये जो सर्किट है इसमें कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, इट मीन्स क्यू हमें पूछा गया है. सो विदाउट द गिवन हमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करना चाहिए, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है. सो पहले हम गिवन लिख देते हैं. व्हाट आर गिवन इन आवर क्वेश्चन. पहले तो करंट ऑफ 0.5 एम्पियर दिया गया है, इट मीन्स आई इज गिवन दैट इज 0.5 एम्पियर एंड अगेन टाइम भी दिया गया है दैट इज 10 मिनट्स, राइट. बट हमें टाइम तो सेकेंड में चाहिए होगा, सो फॉर दैट हम उसको 60 में मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट विल बी 600 सेकेंड, राइट. अब पूछा क्या गया है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इट मीन्स हमें क्यों पूछा गया है. अब मुझे ये बताओ, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन करंट, टाइम एंड चार्ज. हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लास में. कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, दैट इज आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है. तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हमें मिल जाएगा क्यू दैट इज आई इंटू टी. ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज करंट इंटू टाइम. सो जस्ट पुट द वैल्यूज हियर. हमारे पास करंट कितना दिया गया है, 0.5 एंड टाइम भी दिया गया है दैट इज 600 सेकेंड. सो 0.5 का मतलब क्या है, ये हो गया हमारा आधा, हाफ, ठीक है. सो हाफ से अगर 600 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कट नहीं हो जाएगा, दैट विल बी 300. एंड व्हाट विल बी द यूनिट हियर, ये हो गया हमारा कूलम. सो यूनिट काफ़ी बच्चे लिखना भूल जाते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स, अदरवाइज आप यहाँ पर हाफ मार्क्स लूज कर लोगे, ठीक है. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस एग्जाम्पल 12.1. कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. Example 12.2 says that how much work is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference 12 volt. It means पहले हमें वर्क डन पूछा गया है कितना, कब कितना वर्क डन होगा, जब हम 2 coulomb ऑफ चार्ज को लेके जाएंगे. कहाँ लेके जाएंगे, 2 पॉइंट्स में लेके जाएंगे. इट मीन्स 2 coulomb चार्ज को हमें लेके जाना है बिटवीन 2 पॉइंट्स. ये पॉइंट से ये पॉइंट्स में लेके जाना है. कितने चार्ज को लेके जाना है, 2 coulomb ऑफ चार्ज को लेके जाना है, ठीक है. एंड यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई हो रहा है, 12 वोल्ट. ये हो गया हमारा 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस. एंड दिस इज द स्विच की एंड दिस इज एमीटर लगा हुआ. ये हो गया हमारा सर्किट कंप्लीट. एंड दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. एंड ये हो गया एमीटर का पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड. एंड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट. एंड एमीटर क्या है, ऑलरेडी हम पढ़े हुए हैं, द डिवाइस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड, जिसमें करंट को मेजर किया जाता है. तो यहाँ पर पूछा गया है कितना वर्क डन हमें चाहिए होगा जब हम 2 coulomb ऑफ चार्ज को 2 पॉइंट्स में मूव कर पाएंगे. इट मीन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स को लेके जाएंगे जब उसमें 12 वोल्ट की बैटरी लगी होगी और 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाएगा, ठीक है. सो पहले हमें गिवन क्या क्या दिया है हम लिख लेते हैं. दैट इज कूलम दिया गया है क्यू, 2 coulomb चार्ज दिया गया है 2 coulomb एंड पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वोल्टेज दिया गया है दैट इज 12 वोल्ट, ठीक है. एंड वर्क डन हमें पूछा गया है. अब मुझे ये बताओ, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इन दिस 3, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस एंड वर्क डन. क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, याद करो. जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा हुआ था तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, V इज इक्वल टू W बाई क्यू. यही था ना हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला. दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड,
ठीक है, ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास में ये डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन चेक फ्रॉम देयर। तो यहाँ पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। ठीक है, जस्ट पुट द वैल्यूज हियर, ऑलरेडी दिया गया है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, सो 12 इंटू चार्ज कितना दिया गया है 2 कूलम, सो इट विल बी 24 जूल। ठीक है, तो मैंने पहले ही बोल रखा था कि डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स। So this is the answer for example 12.2. Come to the next example. Example 12.3 says that how much current will an electric bulb draw from a 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm. Next part में पूछा गया है how much current will an electric heater coil draw from a 220 volt source if the resistance of the heater coil is 100 ohm. तो दोनों ही केस में हमारे पास करंट पूछा गया है। So first हम इसके लिए सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में गिवन क्या है, हमें करंट तो पूछा गया है, इट मीन्स आई वी हैव टू फाइंड आउट, एंड गिवन क्या क्या है हमारे पास, ऑलरेडी 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ है, एंड यहाँ पर रेजिस्टेंस दे दिया गया है इलेक्ट्रिक बल्ब का 1200 ओम। ठीक है, फर्स्ट केस के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। अब मुझे ये बताओ, गिवन में फर्स्ट केस में क्या दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया है 220 वोल्ट, अगेन रेजिस्टेंस दे दिया गया है 1200 ओम, एंड हमें आई फाइंड आउट करना है और आई पूछा गया है। नाउ यू आंसर मी कि हमारे पास करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस में रिलेशनशिप क्या है। यस, जब हमने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ था, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल टू IR। तो ये तो ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखा है, आई विल सजेस्ट कि आप एक बार ज़रूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो V इज इक्वल टू IR हो गया हमारा ओम्स लॉ। तो हमें यहाँ से I फाइंड आउट करना है। सो I कितना हो जाएगा, V बाई R। सो ओम्स लॉ क्या बोलता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करेंट एंड रेजिस्टेंस। इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट एज वेल एज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करना है, तो V बाई R हो जाएगा। सो जस्ट पुट द वैल्यूज हियर। V हमारे पास कितना दिया है 220 एंड R कितना दे दिया है 1200 ओम। तो ये हमारा कट हो गया, एंड यहाँ से 2 से हम कट कर देंगे 11 एंड 60, एंड 11 को हम 60 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 0.18, एंड करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हमारे पास करंट कितना आ गया 0.18 एम्पियर। सो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल 12.3. Come to the next part. How much current will an electric heater coil draw from a 220 volt source? यहाँ पर 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज का सोर्स तो सेम ही है 220 वोल्ट, बट इलेक्ट्रिक हीटर का हमारे पास अगेन करंट पूछा गया है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। तो यहाँ पर बल्ब के जगह हमें क्या बनाना है, इलेक्ट्रिक हीटर बना देना है। ठीक है, जिसके पास अगेन रेजिस्टेंस दे दिया गया है 100 ओम, एंड इसका हमें करंट पूछा गया है। ठीक है, ये हो गया हमारा केस नंबर 2। तो यहाँ पर भी हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे सेकेंड पार्ट के लिए। पहले हम देख लेंगे गिवन में क्या क्या दिया है। सेम हमें दिया गया है पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स सेम हो गया, दैट इज 220 वोल्ट, एंड रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर हमारे पास दे दिया गया है 1200 ओम की जगह 100 ओम। तो हमें फाइंड आउट करना क्या होगा, अगेन हमें करंट फाइंड आउट करना है। तो सेम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें पता है V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो यहाँ से I कैसे फाइंड आउट करेंगे, V बाई R हो जाएगा। तो जस्ट पुट द वैल्यू हियर, 220 डिवाइडेड बाई 100। तो ये कितना हो जाएगा, कट करने से 11 एंड 5, सो इट इज 2.2 कितना हो जाएगा एम्पियर। तो सेकेंड केस में करंट का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 2.2 एम्पियर। हियर यू कैन डिफरेंशिएट वन थिंग इन केस नंबर 1, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है देन करंट हमारा कम आ गया,
केस नंबर 2 में, सेकेंड केस में देखो रेजिस्टेंस कम तो करंट ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आर के साथ रेजिस्टेंस के साथ करंट का रिलेशन कैसा है? इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम, अगर रेजिस्टेंस कम तो करंट ज़्यादा। एग्जाम्पल 12.4 says that the potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volt when it draws a current of 4 ampere from the source. What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? It means as per the question, अगर हम 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें देन इलेक्ट्रिक हीटर 4 एम्पियर का करंट ड्रॉ करेगा। एंड कितना करंट ड्रॉ करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस 160 वोल्ट की जगह हमारा हो जाएगा 120 वोल्ट नेक्स्ट केस में। ठीक है, सो फर्स्ट विल सी कि हमें गिवन क्या क्या है। सो फर्स्ट गिवन इज दैट पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है 60 वोल्ट एंड करंट दे दिया गया है 4 एम्पियर। ठीक है, एंड पोटेंशियल एंड करंट से हमें कौन सा रिलेशन फाइंड आउट करना होगा? दैट इज अगेन हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा, राइट। एंड ये तीनों का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दैट इज ओम्स लॉ हमें पता है, V इज इक्वल टू IR। एंड यहाँ से हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा, दैट इज V बाई I। इट मीन्स 60/4 दैट विल बी 15। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ओम। ठीक है, सो पहले हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया। देन व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। तो सेकेंड केस में हमें पूछा गया है कि करंट कितना ड्रॉ करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट की जगह 120 वोल्ट लगा होगा। सो इट्स वेरी सिंपल। तो सेकेंड केस में हमारे पास गिवन में क्या आ गया? वोल्टेज आ गया, दैट इज 120 वोल्ट। ठीक है, एंड हमारे पास आर ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया था, दैट इज 15 ओम। एंड यहाँ से इजीली हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं अगेन एज पर द ओम्स लॉ वी नो V इज इक्वल टू IR। ठीक है, एंड यहाँ से हमें करंट फाइंड आउट करना है, दैट इज V बाई R। सो जस्ट पुट द वैल्यूज हियर। हमारे पास वोल्टेज कितना है? 120 एंड R हमने फाइंड आउट कर लिया है, दैट इज 15। सो करंट हमारे पास आ गया 8 एम्पियर। सो हियर we got the answer, that is 8 ampere. Don't forget to write the unit. Here you can notice one thing. फर्स्ट केस में जब 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था तो करंट कितना था हमारे पास? 4 एम्पियर। बट जब पोटेंशियल डिफरेंस हमने डबल कर दिया, 120 वोल्ट कर दिया, तो हमारे पास करंट कितना आ गया? 8 एम्पियर आ गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा हुआ था, हमने क्या पढ़ा था? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, करंट is directly proportional to potential difference और potential difference is directly proportional to I। अगर potential difference increase करेगा तो करंट भी तो increase करेगा। तो जब potential difference 60 था, करंट था 4 एम्पियर, तो यहाँ पर हमने potential difference को डबल कर दिया तो करंट कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द आंसर ऑफ एग्जाम्पल 12.4। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। Example 12.5 says that resistance of a metal wire of length 1 meter is 26 ohm at 20 degrees Celsius. If the diameter of the wire is 0.3 millimeter, what will be the resistivity of the metal at that temperature? तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर गिवन में क्या क्या है। What are given in a question? Length of the wire दे दिया गया है, that is 1 मीटर, राइट। एंड यहाँ पर ओम का सिंबल है, मीन्स क्या गिवन है? अगेन हमारे पास रेजिस्टेंस दे दिया गया है 26 ओम, राइट। एंड अगेन द डायमीटर ऑफ द वायर दे दिया है 0.3 millimeter. It means D is given 0.3 millimeter. Then what is asked here? What will be the resistivity of the metal at that temperature? कौन से टेम्परेचर में? जो टेम्परेचर हमारे क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस में रेजिस्टिविटी पूछा गया है मेटल का। इट मीन्स रो इज आस्क्ड हियर। यही है ना रेजिस्टिविटी, रो। अब यहाँ पर जो दिया गया है बच्चों, लेंथ, रेजिस्टेंस, डायमीटर, तो ये सब कौन से फॉर्मूला को इंडिकेट करता है? रेजिस्टेंस ऑलरेडी दिया गया है तो सिंपली हमारे पास रो का फॉर्मूला यूज होगा, है ना। बट प्रीवियस क्लास में हमने जो ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था, जो रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था एंड रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा था, यही सब पढ़ा था ना हमने प्रीवियस क्लासेस में। तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू
IR. What is the relationship between resistance and resistivity? R is equal to rho L by A. लेकिन resistivity and resistance में फॉर्मूला क्या होगा रो का? रो इज इक्वल टू RA बाई L. ये सब हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है. अगर आपने ओम्स लॉ क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आई विल सजेस्ट कि आप एक बार ज़रूर देखें. अच्छा, ये सारे फॉर्मूलाज में मुझे ये बताओ, कहीं पर भी आपको टेम्परेचर नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है. इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ एंड सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए रूम टेम्परेचर के बारे में दिया गया है. ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर का हमारे पास कोई काम है ही नहीं. तो सिंपली हम सीधा सीधा रो का फॉर्मूला यहाँ पर पुट करने वाले हैं. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रो हियर? दिस फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा. रो इज इक्वल टू RA बाई L, है ना. तो हमारे पास गिवन में क्या क्या है? रेजिस्टेंस हमारे पास ऑलरेडी दे दिया गया है, दैट इज 26 ओम. ठीक है, एंड A मतलब क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर. अब ये हो गया हमारे पास एक मेटल वायर. सो मेटल वायर का इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपली इसको लेंथ बोला जाता है. बट इसकी मोटाई को क्या बोला जाता है? लंबाई को तो हम लोग लेंथ बोलते हैं, बट मोटाई को क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है, इसकी जो मोटाई है, सिंपली ये एक वायर हो गया एंड ये हो गया उसका लेंथ, बट उसकी मोटाई हम कैसे देखेंगे? इसको देखेंगे. दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो ये कौन से शेप का हमारे पास नज़र आ रहा है? ये सर्कल शेप का नज़र आ रहा है. तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई R स्क्वायर. राइट, सो जस्ट पुट द वैल्यूज हियर. अच्छा, R के लिए हमारे पास कैसे हम R फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डायमीटर दे दिया गया है, दैट इज 0.3 मिलीमीटर. तो यहाँ से हम इजीली R को फाइंड आउट कर सकते हैं. अच्छा, रेडियस कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ द डायमीटर. इट मीन्स डायमीटर का आधा D/2. वी कैन राइट 0.3/2. तो कितना हो जाएगा? 0.15 मिलीमीटर. राइट, तो हमारे पास यहाँ पर R हो गया. तो जस्ट पुट द वैल्यू हियर, हमें एरिया मिल जाएगा. अच्छा, पाई का वैल्यू कितना है हमें पता है, दैट इज 22/7 एंड R का वैल्यू हमें मिल गया 0.15 स्क्वायर. राइट, सो एरिया हमारे पास मिल गया. अनदर वन थिंग दैट यू हैव टू राइट हियर, यहाँ पर मिलीमीटर में दिया गया है बच्चों, हमें इसको क्या करना होगा? मीटर में कन्वर्ट करना होगा. हम इसको मीटर में क्यों कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि हमारे पास लेंथ किस में है? कौन से यूनिट में है? बिल्कुल मीटर में है. सो पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. 0.15 मिलीमीटर को हम मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 0.15 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा हमारे पास मीटर. तो फाइनली एरिया हमारे पास कितना आ गया? 22/7 इंटू 0.15 इंटू 10⁻³ स्क्वायर. राइट, ये आ गया हमारे पास एरिया जो हमने अभी फाइंड आउट किया है. आफ्टर गेटिंग ऑल द वैल्यूज, जस्ट पुट द वैल्यूज हियर. हमें सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करना होगा. रो इज इक्वल टू RA बाई L. ठीक है, हमें रो ही फाइंड आउट करना है. जस्ट पुट द वैल्यूज हियर. R का दे दिया है 26 एंड एरिया का जस्ट हमने अभी फाइंड आउट किया है, दैट इज 22/7 इंटू. अच्छा, इसको हमने स्क्वायर में लिखा है तो इसको मैं सेपरेट कर सकती हूँ. आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट ये हो जाएगा 0.15 इंटू 10⁻³ इंटू अगेन मैं उसको लिख सकती हूँ 0.15 इंटू 10⁻³ इज इट राइट? कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है. डिवाइडेड बाई L हमारे पास कितना है? 1. ठीक है, सो आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस ये हो गया हमारा 26 इंटू 22/7. पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. अच्छा, 0.15 एंड 0.15 को मैं क्या लिख सकती हूँ? ये हो जाएगा हमारा 15/100 इंटू, अगर मैं इसको डेसिमल में हटा दूँ 15/100. ये दो बार हमने 0.15 लिखा है. एंड 10⁻³ एंड 10⁻³ को हम क्या लिख सकते हैं? सिंपली 10⁻⁻6 क्योंकि ये R हो जाएगा. राइट, डिवाइडेड बाई 1. अगेन 26 इंटू 22 आज इट इज़ मैंने रहने दिया, डिवाइडेड बाई 7. पहले हम इसको 5 में कट करना चाहें तो ये 5 में कट हो जाएगा.
5 3 या 15, ये हो जाएगा 20। ठीक है, अगेन ये 5 में कट हो जाएगा 3/20, तो ये कितना हो गया हमारे पास 3/20 एंड 3/20। ऐसे ही हम लिख देते हैं 3/20 इंटू 3/20 इंटू 10⁻⁻6, राइट। अगेन अगर हम इसको कट करना चाहें तो ये 2 से कट हो जाएगा, 22 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 10, राइट। अगेन मैं इसको अगर 2 से कट करूं, ये हो जाएगा हमारे पास 13 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 5। तो फाइनली हमारे पास कितना आ गया 13 इंटू ये हो गया हमारे पास 11 इंटू ये 3 इंटू 3 हो गया हमारे पास 9, डिवाइडर में हमारे पास हो गया 7 इंटू 5 इंटू ये हो गया हमारे पास 20, राइट, इंटू 10⁻⁻6। अगेन अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहेंगे, सिंपली वी कैन राइट 13 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 99, राइट, एंड ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 100, राइट, इंटू 10⁻⁻6। सो ऊपर में अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लें, दिस विल बी 1287 डिवाइडेड बाई 700। 99 इंटू 13 में को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो गया हमारे पास 1287 एंड 7 इंटू 100 मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 700 इंटू 10⁻⁻6। इसको आप इजीली अभी कट कर सकते हो और सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब डिवीजन तो मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आई एम एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम यू। तो अगर हम 1287 को 700 में डिवाइड करेंगे, विल गेट द आंसर, हमारे पास आ जाएगा ये 1.83 एंड 10⁻⁻6 एज इट इज़ हम लिख देंगे एंड ये आ जाएगा हमारा रो। अगर रो हो गया तो हमारे पास यूनिट कितने में आ जाएगा, दैट इज ओम मीटर, क्योंकि हमें पता है रो का यूनिट क्या है, ओम मीटर। सो दिस विल बी द आंसर। Example 12.6 says that a wire of given material having length L and area of cross section A has a resistance of 4 ohm. What would be the resistance of another wire of the same material having length L/2 and area of cross section 2A? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो हमने एग्जाम्पल 12.5 भी किया था, दैट ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, सो बी केयरफुल अबाउट ऑल दिस क्वेश्चंस। सो एज पर आर क्वेश्चन हमारे पास 2 वायर दे दिया है, मैंने यहाँ पर वायर ए एंड वायर बी ले लिया है, बट इन दोनों वायर में सिमिलैरिटी क्या है कि ये दोनों का मटेरियल सेम है, दोनों वायर का मटेरियल सेम है, ठीक है। सो कम टू फर्स्ट वायर, वायर ए में क्या क्या गिवन है पहले हम देख लेते हैं। ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल, इट मीन्स एल हमारे पास दे दिया है एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दे दिया है ए, हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, इट मीन्स रेजिस्टेंस हमारे पास दे दिया है 4 ओम, ठीक है। अगर हम इसका डायग्राम बना ले, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट वाला वायर जिसका लेंथ दे दिया है एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया है ए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में जस्ट बिफोर हमने अभी डिस्कशन किया था, उसकी मोटाई, ठीक है, एंड इसका रेजिस्टेंस दे दिया गया है 4 ओम। कम टू द सेकेंड वायर, what would be the resistance of another wire of the same material having length L/2? और एक वायर का सेम मटेरियल से बना हुआ लेंथ हो गया है आधा, इसका जितना लेंथ था, मटेरियल तो सेम है बट वायर का जो लेंथ हो गया है वो हो गया है आधा एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया है डबल, मीन्स हमने लेंथ को ले लिया है हाफ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ले लिया है डबल, दैट इज 2A। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस गिवन है एंड यहाँ पर रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है सेकेंड वायर में। डिड यू गेट माई पॉइंट? क्वेश्चन अभी समझ में आ रहा है। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल, हमारे पास वायर बी का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब ये तीनों को यूज़ करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर सेम मटेरियल के ऊपर क्या डिपेंड करता है, एक तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है और एक क्या डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है ना।
ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर इसका हम रेजिस्टिविटी फाइंड आउट कर लें वायर ए का, तो वही सेम मटेरियल से बना हुआ अनदर वायर का रेजिस्टिविटी हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टिविटी वायर के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो यहाँ से तो हम सिर्फ रेजिस्टिविटी ही फाइंड आउट कर सकते हैं, अदर्स तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमने जस्ट प्रीवियस एग्जाम्पल में क्या डिस्कशन किया था, आर ए बाई एल, राइट। तो जस्ट पुट द वैल्यू हियर, आर का 4, ए का तो ए दे दिया गया है, बाई एल। तो हमारे पास रेजिस्टिविटी आ गया 4A बाई एल ओम मीटर, ठीक है। कम टू द अनदर वायर, वायर बी में हमारे पास रेजिस्टेंस पूछा गया है। अब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है हमें पता है, रो एल बाई ए, ठीक है। एंड यहाँ पर जो हमने रो का वैल्यू फाइंड आउट किया था, क्या फाइंड आउट किया था, दैट इज 4A बाई एल। एंड अगेन हमारे पास एरिया में क्या दे दिया गया है, 2A, एंड लेंथ कितना दे दिया गया है, हाफ कर दिया गया है। तो ये तीनों का वैल्यूज हमें पुट करना है ये वाले फॉर्मूला में। तो हमारे पास रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, रो हमारे पास कितना दिया है, 4A बाई एल, ठीक है। एल में हमने क्या डालना है, एल बाई 2 डिवाइडेड बाई ए में कितना डालना है, दैट इज 2A। सो आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस हमारे पास आ जाएगा एल एंड एल यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, 2 एंड 4 ये कट हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 2A। अगेन हमारे पास डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2A था, सो दिस एंड दिस विल बी कैंसिल आउट, एंड हमारे पास रेजिस्टेंस कितना आ गया। क्या मैं यहाँ पर 0 लिखूँगी, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर हमने लिखना है 1, क्योंकि अगर हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो वो 0 हो जाएगा, बट डिवाइडर में कभी भी 0 नहीं होगा। बट कई सारे बच्चे यहाँ पर अगर दोनों सब कुछ कैंसिल हो जाता है तो 0 डाल देते हैं, सो इट इज़ फुल्ली रॉन्ग। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 1। एंड व्हाट विल बी द यूनिट हियर, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम, दैट इज 1 ओम, ठीक है। सो दिस इज द आंसर फॉर एग्जाम्पल 12.6. So that's all about this class. See you in the next class. Thanks for watching this video.